विद्युत धारा में नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, किरचॉफ का नियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देना है। किरचॉफ विद्युतीय परिपथ के लिए नियम देता है, विद्युतीय परिपथ से रिलेटेड नियम है। और इसके पहले हम लोग 10th क्लास में श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, बहुत सारा परिपथ के बारे में पढ़े हैं, लेकिन बहुत आसान परिपथ था। अब जब हम देखेंगे तो इस तरह का आसान परिपथ हमेशा नहीं होगा, बल्कि कुछ जटिल टाइप परिपथ होगा। उस समय किरचॉफ का नियम हम लोग को मदद करेगा। तो देखते हैं किरचॉफ का। तो किरचॉफ का नियम विद्युतीय परिपथ के लिए है। दो नियम है। पहला नियम संधि का नियम है। पहला नियम संधि का नियम है, जिसको इंग्लिश में जंक्शन रूल कहेंगे। सबसे पहले हम लोग वर्ड संधि समझते हैं। जंक्शन क्या है? जंक्शन का मतलब जहां से तीन रास्ता निकलता हो या एक रास्ता आके कहीं दो रास्ता में फूटता हो। तो ऐसा कह सकते हैं कि जिस बिंदु से तीन रास्ता नजर आ रहा हो, तीन या तीन से अधिक, उसको हम कहेंगे संधि। उसी के लिए नियम है, इसको देखते हैं। संधि का नियम में सबसे पहले क्या है उसको बाद में देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्या है कि संधि का नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। अगर पूछेगा कि संधि का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो जिसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वह आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। इसको फिर हम देखेंगे। किसी एक कथन को देखते हैं हम लोग। कथन है कि विद्युतीय परिपथ के किसी संधि पर आने वाले सभी धाराओं का योग, आने वाले सभी धाराओं का योग उस संधि से जाने वाले सभी धाराओं के योग के बराबर होता है। बहुत आसान है। अगर मान लेते हैं परिपथ किसी बिंदु पर कुछ करंट आ रहा है और उससे कुछ करंट जा रहा है, किसी पॉइंट से पर कुछ करंट आ रहा है और कुछ करंट जा रहा है। आने वाला मान लेते हैं I1 है, I2 है, I3 है, और जाने वाला I4, I5 है। तो इस नियम के अनुसार आने वाला सभी इस पॉइंट P या A जो भी ऐसे दे सकते हैं, जितना भी करंट आने वाला उसको हम जोड़ते हैं। I1 प्लस I2 प्लस I3, आने वाले सभी को जोड़ दिए, बराबर होगा किसके? तो जाने वाले करंट के, यानी I4 प्लस I5। अगर इस I4 I5 को उस साइड ले जाएंगे तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। और हम कह सकते हैं कि सभी करंट का सभी विद्युत धारा का योग 0 होगा। इसको हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ, इसलिए इसको शॉर्ट में गणितीय रूप में लिख सकते हैं कि संधि पर आने वाले सभी धाराओं का योग यानी समेशन, संधि पर आने वाले सभी धाराओं का योग 0 है। इस तरह से लिखा जा सकता है इसको। बस ध्यान यही रखना है कि इस पर जो आ रहा है, अगर हम उसके लिए प्लस चुन रहे हैं साइन, तो जाने वाला माइनस होगा, या अगर आने वाला माइनस है तो जाने वाला प्लस होगा। साइन देख के हम समझ सकते हैं कि कौन सा करंट आ रहा है, कौन सा करंट जा रहा है। इस तरीका से लिखने में साइन कन्वेंशन का चिन्ह परिपाटी का ध्यान रखना है। जितना भी आने वाला प्लस ले लेंगे, जितना भी आने वाला माइनस, जाने वाला माइनस, सबको जोड़ के बराबर 0 के कर देना है। यही है पहला नियम, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, जो कहता है कि जितना भी आवेश इस बिंदु पर आ रहा है उतना ही आवेश उतने समय में निकल जाना चाहिए। आवेश और धारा दोनों में क्या अंतर है हम लोग जान रहे हैं। परिभाषा है, धारा क्या है? एकांक समय में प्रवाहित होने वाली धारा। तो अगर एक समय मान लें तो एकांक समय में एक सेकंड में जितना धारा आ रहा है या जितना आवेश आ रहा है उसको धारा कहेंगे। तो सभी आने वाले आवेश निकलने वाले सभी आवेश के बराबर होगा। आवेश का यहाँ जमाव नहीं होगा, न बढ़ेगा न घटेगा, इसीलिए इसको कहते हैं आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। पहले नियम के बाद अब आता है किरचॉफ का दूसरा नियम, जिसको हम लोग लूप का नियम भी कहते हैं। पहला नियम था संधि का नियम, दूसरा नियम है लूप के लिए नियम, इंग्लिश में लूप रूल। लूप करने का मतलब जो रास्ता बंद हो, इस तरह
रास्ता को ही हम लूप बोलेंगे जब वो बंद टाइप का होगा तब। तो लूप का नियम के बारे में अगर हम देखेंगे तो लूप का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। संधि का नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित था, जबकि लूप का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। इसको याद रखना है। अब इसका कथन क्या है? तो कथन है कि विद्युतीय परिपथ के किसी बंद लूप में, लूप कैसा होना चाहिए? बंद। तो विद्युतीय परिपथ के किसी बंद लूप में सभी ईएमएफ, जितना भी ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल का क्या मतलब होता है? सेल के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर। तो जितना भी सेल लगा हुआ रहेगा उस लूप में, उस रास्ते में जितना ये सेल आएगा उसका ईएमएफ ले लेना है, और सभी आई आर पदों का योग। आई आर क्या है? प्रतिरोध में विभवांतर, जैसा कि हम लोग जानते हैं। इस सबका योग क्या होगा? शून्य होगा। इसको समझते हैं। ईएमएफ और आई आर दोनों विभवांतर का योग है। बस ईएमएफ क्या है? किसी सेल के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर होता है उसका ईएमएफ, विद्युत वाहक बल। जबकि किसी प्रतिरोधक के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर, अगर उसमें करंट आई हो तो हम लोग ओम के नियम से जानते हैं V बराबर आई आर। तो ईएमएफ और आई आर क्या है? विभवांतर है। तो जितना भी उस रास्ते में ईएमएफ आएगा, बैटरी आएगा, उसका ईएमएफ लेना है। जितना भी उस रास्ते में प्रतिरोधक आएगा उसमें आई आर लेना है, और सब को जोड़ देंगे तो क्या होगा? किसके बराबर? शून्य के बराबर। गणितीय रूप में हम लोग योग के लिए समेशन का सिंबल लिखेंगे। समेशन किसका? ईएमएफ के लिए एप्सिलॉन सिंबल हो गया। समेशन ऑफ ई प्लस समेशन ऑफ ऑल आई आर, सभी आई आर को जोड़ देंगे, सब बराबर होगा 0 के। इसके लिए एक हम उदाहरण देखते हैं। चित्र में यहाँ एक लूप बना हुआ है, बंद लूप है, और किसी विद्युतीय परिपथ का एक भाग है, इसको समझना है। अब मान लेते हैं कि इसमें इस रास्ते से करंट आई आया और यहाँ दो रास्ता बन गया, तो इधर I1 चला गया और इधर I2, करंट का वहां बंटवारा हो गया। करंट का मतलब समझना है कि पानी आ रहा है और तार हो गया पाइप, यानी अगर जैसे पानी आ रहा था यहाँ से दो अलग अलग पाइप हो गया, तो इधर अलग पानी, कुछ पानी इधर चला जाएगा, कुछ पानी इधर चला जाएगा। करंट का तुलना करना है पानी से और तार का तुलना करना है पाइप से। अब इस करंट की अगर बात करें तो इस रास्ते से अगर जाएगा तो कहीं भी ऐसा नहीं कि पाइप टाइप का भी बटा हुआ है, तो इस पूरे रास्ते में यहाँ से लेकर के यहाँ तक कहीं भी रास्ता बटा हुआ नहीं है, इसलिए करंट हर जगह I1 ही होगा, यानी I1 यहाँ से आते हुए यहाँ तक I1। ठीक उसी तरह का बात हम लोग इस I2 के लिए भी कर सकते हैं। इस I2 के लिए भी जब यहाँ से I2 निकलेगा तो कहीं भी ऐसा रास्ता बटा हुआ नहीं है, तो यहाँ तक I2, और फिर I1 I2 मिलकर के इधर I बन के निकल जाएगा संधि के नियम से। अब अगर हम इस लूप का नियम लगाना चाहें तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले लूप का नाम लिखने सीखेंगे। चित्र में लूप, अब लूप को नाम कैसे देते हैं इसको देखते हैं हम लोग। हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं, इसको A मान लेते हैं, और जैसे ही हम किसी भी अवयव को पार करेंगे, परिपथ के किसी भी अवयव को पार करेंगे, प्रतिरोध को पार करेंगे या सेल को पार करेंगे, प्रतिरोधक को पार करेंगे या सेल को पार करेंगे, तो विभव बदल जाएगा, इसलिए बिंदु का नाम भी बदल देंगे। तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ से प्रतिरोधक पार किए तो A के बाद यहाँ नाम दे देते हैं B। फिर हम सेल पार करेंगे, नाम देंगे C। अगला सेल फिर पार करेंगे, इसको देंगे D। फिर प्रतिरोधक पार करने के बाद E। फिर हम जब आएंगे इधर तो F, सेल पार करने के बाद, और F के बाद फिर प्रतिरोधक पार किए, नाम दे देते हैं G। यहाँ फिर प्रतिरोधक पार करेंगे, यहाँ नाम दे देते हैं H, और फिर E। इस लूप का नाम, जब नाम हम दे रहे होंगे तो हम लोग को ध्यान रखना है कि हम किस दिशा में चल रहे हैं। लूप में हम घड़ी की दिशा में चल रहे हैं या घड़ी के विपरीत, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे हम लोग अपने सुविधा, इसमें कुछ भी ले सकते हैं अपने अपने सुविधा के हिसाब से। किसी को
क्लॉकवाइज लेना होगा ले सकता है क्लॉकवाइज, किसी को एंटी क्लॉकवाइज लेना हो ले सकता है। अब हम लोग यहाँ अपने लिए फिलहाल अभी क्लॉकवाइज चलते हैं। क्लॉकवाइज अब चलेंगे तो इस लूप का नाम क्या देंगे, ए से स्टार्ट कर रहे हैं, ए, उसके बाद बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा, फिर ई, एफ, जी, एच और अंत में फिर ए, जो कि बंद लूप है। लूप का नाम लिखने का तरीका है, जहां से प्रारंभ करेंगे अंत भी वही होगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच ए, इस तरह से ए से प्रारंभ किए फिर घूम करके ए पर आ गए, बंद लूप हो गया। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घूमते तो हम इस तरह से नाम देते ए एच जी एफ ई डी सी बी ए। तो जैसे भी हम लोग इस तरह से नाम दे देंगे। इस लूप में अब हम लोग नियम कैसे लगाएंगे तो देखते हैं। जब हम ए से बी जा रहे हैं तो प्रतिरोधक है R1, प्रतिरोधक जिसका प्रतिरोध है R1 और R में हम लोग को I से मल्टीप्लाई करना है, गुना करना है। इस प्रतिरोधक में कितना करंट है I1, तो हम इसमें I1 से गुना कर देंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, ए से बी का हो गया, बी से जब सी जाएंगे तो मिल रहा है सेल, सेल में हमको लेना है EMF यानी E1 और इसमें करंट इनटू नहीं करना है, करंट को गुना नहीं करना है क्योंकि खुद अपने में विभवांतर है। इसको R को विभवांतर बनाने के लिए I से गुना करना पड़ता है, लेकिन EMF यहाँ डायरेक्ट विभवांतर है इसलिए इसमें I से गुना नहीं करना है। गुना करेंगे तो उस टर्म का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो R में I गुना करना है लेकिन EMF में I गुना नहीं करना है। खैर हम लोग कहाँ तक पहुंच गए, A से B, B से C। अब C से D E2 है, करंट नहीं लेना है सेल में। D से E प्रतिरोधक है, प्रतिरोधक में चूंकि प्रतिरोधक है विभवांतर नहीं है, प्रतिरोध है ये, इसको I से इंटू करेंगे तो I यहाँ है I1, इस R2 में प्रवाहित होने वाला करंट I1 है, इसको गुना कर देंगे। अब जब हम इससे बढ़ेंगे D तक पहुंच गए, E तक पहुंच गए। अब E से F जब आएंगे तो सेल आ रहा है E3, फिर हम बढ़ेंगे वहां से R3, R3 में करंट लेना है क्योंकि प्रतिरोध है, इसको विभवांतर बदलना है। इसमें करंट कितना है तो इस रास्ते में करंट था I2, तो R3 से प्रवाहित होने वाला करंट है I2। फिर हम बढ़ेंगे आगे R4, R4 में प्रवाहित होने वाला करंट I2 और जब यहाँ से पार करेंगे सेल मिलेगा, सेल E4 और सबको जोड़ेंगे। अभी फिलहाल हम लोग जो साइन सबका अलग अलग लेना होगा उसको समझना है। सबका जब जोड़ करेंगे तो जीरो होगा, समेशन ऑल EMF और ऑल IR सबको जोड़ना है, बराबर जीरो होगा, जीरो लिख दिया। अब जोड़ने के लिए साइन कन्वेंशन है, चिन्ह परिपाटी है, चिन्ह लेना है, कैसे लेना उसको देखते हैं। पहला टर्म उठाते हैं I1 R1। जब हम प्रतिरोध में चल रहे हो, प्रतिरोधक को पार कर रहे हो तो हम लोग को ध्यान रखना है कि हम लोग के चलने का डायरेक्शन और प्रतिरोधक में करंट के चलने का डायरेक्शन अगर दोनों मिल गया, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो हम प्लस लेंगे, और अगर हम प्रतिरोधक में जिस तरफ जा रहे हैं करंट उसके विपरीत आ रहा है तो हम IR के आगे माइनस लिखेंगे। जैसे यहाँ इस प्रतिरोध में हम A से B जा रहे हैं और करंट भी A से B जा रहा है, हम लोग के चलने का डायरेक्शन और करंट के चलने का डायरेक्शन सेम है तो सेम डायरेक्शन के लिए हम लोग प्लस लेंगे। इस प्रतिरोधक में क्या करेंगे, इस प्रतिरोधक में हम लोग ऐसे आ रहे हैं, हम लोग के चलने का डायरेक्शन ऐसे है और I1 का भी डायरेक्शन इसी तरफ है, दोनों डायरेक्शन मिल गया तो फिर R2 प्लस R3 के लिए हम लोग इधर आ रहे हैं जबकि इसमें करंट इधर आ रहा है, हम लोग इधर से घूम के आ रहे हैं, हम लोग के चलने का डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, जबकि R3 में करंट आ रहा है इधर से तो हम लोग इधर करंट इधर, दोनों अपोजिट हो गया, विपरीत दिशा हो गया, इसलिए R3 में माइनस लेंगे। फिर R4 में हम लोग इधर से आ रहे हैं जबकि करंट इधर से आ रहा है, फिर विपरीत हो गया, इसे माइनस। तो प्रतिरोध में ध्यान रखना है, प्रतिरोध में हम लोग के चलने का डायरेक्शन और करंट के चलने का डायरेक्शन अगर सेम है तो प्लस, और अगर विपरीत है हम लोग के चलने का डायरेक्शन और करंट के चलने का डायरेक्शन तो हम माइनस लेंगे। अब बात करते हैं EMF, विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल के लिए आसान है, अगर हम लोग चल रहे हो और पहले सेल का धनात्मक सिरा मिलेगा तो हम प्लस लेंगे, अगर
ऋणात्मक सिरा मिल जाएगा पहले चलने के दौरान, तो हम माइनस लेंगे। तो इस हिसाब से हम लोग देखते हैं E1 हम लोग इधर से चल रहे थे, इस E1 का पहले ऋणात्मक सिरा मिला है इसलिए माइनस E2 में क्या होगा, हम लोग ऐसे जाकर के इधर से आ रहे हैं, पहले धनात्मक सिरा मिल रहा है इसलिए प्लस, फिर हम इधर से आ रहे हैं, इसमें सिर्फ हम लोग के चलने का डायरेक्शन देखना है, करंट का डायरेक्शन नहीं देखना है, ध्यान रखना है। सेल के ईएमएफ में सिर्फ हम लोग चलेंगे, पहले धनात्मक सिरा मिला है या ऋणात्मक सिरा मिला है इसको देखना है, करंट की दिशा से इसको कोई मतलब नहीं है। E3 का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, हम लोग आ रहे इधर से, E3 का ऋणात्मक सिरा छोटा वाला लेकिन ऋणात्मक सिरा दर्शाता है तो माइनस लेंगे, और फिर जब हम इधर से घूम के आएंगे प्लस, E4 में हम लोग इधर से आ रहे हैं तो प्लस वाला पहले मिल रहा है, इस तरह से साइन कन्वेंशन के साथ जोड़ेंगे और सबको जोड़ने के बाद याद रखना है RHS बराबर 0 कर देना है। इस तरह से हम लोग लूप का नियम लिख लेंगे और अच्छा सवाल में इसका हम लोग इसका हम लोग फायदा उठा सकते हैं किरचॉफ रूल का। जब भी विद्युतीय परिपथ से संबंधित कोई सवाल बनाने आता है तो हम लोग को लूप का नियम और संधि का नियम दोनों बहुत ही मदद करता है, इससे सब लोग समझ लेंगे। अब हम लोग जरा दूसरे नियम में जो हम लोग चिन्ह परिपाटी साइन कन्वेंशन यूज किए हैं उसको समझते हैं, किस लिए प्लस यूज किए, किस लिए माइनस यूज किए, क्या इसमें सिर्फ ट्रिक था या कोई कंसेप्ट था, उसको देखते हैं। अगर हम इस फिगर्स पे ध्यान देंगे तो इस तीनों सभी फिगर में VA माइनस VB क्या लिखना चाहिए उसको समझते हैं। VA माइनस VB पोटेंशियल A का विभव V का और B का दोनों के बीच का विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस को देखते हैं क्या होगा। इस जगह I into R होना चाहिए, यहाँ भी V, इस प्रतिरोध में भी करंट I है, I into R होना चाहिए, लेकिन साइन पर ध्यान दें अगर तो क्या कहेंगे यहाँ पे विद्युत धारा का प्रवाह A से B की तरफ हो रहा है, इसका मतलब VA बड़ा है या VB बड़ा है, इससे A से B की तरफ जा रहा है विद्युत धारा हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करता है, अधिक विभव से निम्न विभव की तरफ प्रवाहित होता है विद्युत धारा। तो यहाँ हम देख रहे हैं A से B की तरफ प्रवाहित हो रहा है, यानी VA VB से बड़ा है इस फिगर में, इसलिए हम कह सकते हैं VA माइनस VB प्लस होगा। इसीलिए हम लोग कह रहे थे कि जब हम A से B जा रहे हैं और करंट इस तरफ जा रहा हो तो प्लस लेंगे। दूसरे फिगर में इस तरह ठीक इसका विपरीत कंडीशन है, उल्टा कंडीशन है, जब अपोजिट, यहाँ करंट B से A जा रहा है मतलब B का विभव ज्यादा है, यानी VA माइनस VB नेगेटिव होगा। इसलिए हम लोग अगर A से B चल रहे थे और करंट उल्टा आ रहा था तो हम लोग माइनस लिख रहे थे, यही कारण है करंट का डायरेक्शन इसमें देखते थे। और इसीलिए कि हम लोग जब हम रेजिस्टेंस पार कर रहे थे, किसी प्रतिरोधक को पार कर रहे थे, या तो हम निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ जा रहे थे, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, या फिर उच्च विभव से निम्न विभव जा रहे थे। इसी चीज को दर्शाने के लिए वहां प्लस और माइनस लिखते थे। अब बात करते हैं सेल के टर्मिनल के बीच का ईएमएफ के लिए। ईएमएफ तो दोनों जगह ई है यहाँ पे, लेकिन साफ नजर आ रहा है यहाँ धनात्मक है, धनात्मक कहने का मतलब उच्च विभव, ऋणात्मक कहने का मतलब निम्न विभव। पॉजिटिव टर्मिनल मतलब हाई पोटेंशियल, नेगेटिव टर्मिनल मतलब लो पोटेंशियल। तो जब हम ए पर देख रहे हैं, ए पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है मतलब ए हाई पोटेंशियल पे है, बी लो पोटेंशियल पे है, तो यहाँ प्लस होगा दोनों का डिफरेंस, ए से बी का डिफरेंस। यहाँ उल्टा है, ए नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, ऋणात्मक से जुड़ा हुआ है, कम विभव पर है, बी अधिक विभव पे है, तो हम कह सकते हैं इधर से इधर जाने में विभव बढ़ा है और हम ले रहे हैं VA माइनस VB, तो यही ज्यादा है, तो छोटा से बड़ा घटाएंगे तो माइनस होगा। तो यही कारण है प्लस और माइनस लेने का। अब एक और बात हम लोग करें कि ऊर्जा संरक्षण पर एक और चीज है कि जब हम लूप में चल रहे थे तो ए से घूम के फिर ए पर ही आ गए थे, तो VA माइनस VA क्या होगा, 0 होगा। तो दूसरा ये तो आसान ही है, जब हम ए से चलना स्टार्ट किया था सभी विभवांतर को लेते जा रहे थे, तो विभवांतर जोड़ते तो फिर तो उसी बिंदु पर आ गए, तो जिस बिंदु से प्रारंभ किया उसी बिंदु पर आ गए, तो अंतर क्या होगा, शून्य होगा। तो दूसरा ऐसे लिखा कि विभवांतर शून्य है, ऐसे दूसरा तो ऐसे भी आसान हो गया। लेकिन हम लोग लिखे थे ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, इसको थोड़ा समझते हैं। जब हम लूप में चल रहे होते हैं, विद्युत धारा चल रहा होता है, विद्युत धारा चलने का मतलब है, करंट चलने का मतलब है चार्ज का फ्लो होना,
यानी चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा है और इस प्रोसेस में कुछ न कुछ वर्क हो रहा होगा, कुछ न कुछ एनर्जी खर्चा हो रहा होगा। तो जब हम जिस पॉइंट से उठा करके चार्ज को लेके गए फिर घुमा के उसी पॉइंट पे चार्ज लेते आए, चार्ज लाने का मतलब करंट चल रहा है मतलब चार्ज जा रहा है। तो जब हम जिस पॉइंट से चार्ज उठाए उसी पॉइंट पे फिर आ गए, तो हम लोग जान रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो भी वर्तन होता है क्लोज लूप में जीरो होता है, कंजर्वेटिव फील्ड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। उस नियम से, उस प्रॉपर्टी से, इलेक्ट्रिक फील्ड के कंजर्वेटिव यानी विद्युत क्षेत्र के संरक्षी होने के नियम से, के गुण से, प्रॉपर्टी से हम कह सकते हैं कि दूसरा नियम सेकेंड लॉ यानी लूप लॉ एनर्जी कंजर्वेशन पर ही बेस्ड है। और पहला तो आसान था, पहला तो चार्ज पे था, जितना भी किसी पॉइंट पे आ रहा था करंट उतना ही जा रहा था। करंट आने का मतलब चार्ज आ रहा है, तो जितना चार्ज आ रहा है उतना ही चार्ज जाना होगा। अगर इधर से 10 कूलम आ रहा है, इधर से 5 कूलम आ रहा है, तो इधर से 15 कूलम जाना होगा सेम टाइम, क्योंकि टाइम का मतलब यूनिट टाइम में कितना चार्ज आया। तो अगर हम 1 सेकंड का पीरियड ले लें तो 1 सेकंड में इधर से 10 आया, इधर से 5 आया, तो उसे 1 सेकंड में यहाँ से पता निकलना पड़ेगा। तो यही था पहला नियम। दूसरा नियम सिंपल अगर देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होने के कारण जीरो होता, या फिर बेस में जाएंगे, ये कंसेप्ट में जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्लोज लूप में किया गया वर्क जीरो होता है, विद्युत क्षेत्र के कारण बंद लूप में किया गया कार्य शून्य होता है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है, संरक्षित क्षेत्र है। तो यही कंसेप्ट था किरचॉफ के नियम के पीछे, इसको देख लेना है अच्छे से, इंपॉर्टेंट टॉपिक है।